Hello everyone, this is Javed and you watching my YouTube channel Easy Concept जहां मैं informative videos लेकर आता हूं and this will be really fascinating because a series of lectures will be given to you both for the preparation of your competitive exams and your academic session. So आज जिस important topic के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं that relates with Indian history. जी हाँ दोस्तों, Indian history का एक remarkable topic है particularly in the field of resistance and rebellion, right? So this is the revolt of 1857. तो आज हम लोग revolt of 1857 के बारे में बात करेंगे दोस्तों. But before to start this video, I would like to request you to please hit the bell icon button and subscribe my channel to get the latest notification of my videos. So video start करते हैं दोस्तों. Revolt of 1857 को समझने के लिए, in order to understand the revolt of 1857, we must understand its background. वेल रिवोल्ट ऑफ 1857 है क्या, पहले इस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. सो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक क्लाइमेक्स था इंडियंस के डिसकंटेंटमेंट को लेकर, जो ब्रिटिश कहीं ना कहीं अब तक सप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते आ रही थी इंडियंस के ऊपर में, उसका ये एक सॉलिड रिस्पॉन्स था, राइट. So this was the culminative efforts of all the Indians, particularly some of the important sections of and rulers, right? तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, डिफरेंट कॉर्नर्स में देखा जा सकता है कि ये एक बहुत ही बड़ा शेप ले चुका था ये रेबिलियन. तो अब बात करेंगे पहले दोस्तों कि ये ब्रेकआउट कब होता है. दिस actually broke out in the year 1857, 29th of March by a Brahmin soldier Bangal Pandey. तो लेटर ऑन मैं उन चीजों के ऊपर आऊंगा डेफिनेटली, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार ये बैकग्राउंड था क्या, राइट. मैं बता दूं आपको दोस्तों के बैकग्राउंड में the year 1757 that actually remarked the dominance of the British East India Company in Indian subcontinent. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं 1757 से लेकर 1857, या दोस्तों 1757 से लेकर 1857, 100 साल के इस पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत ही चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, राइट. तो यहां पर ब्रिटिश डोमिनेंस देखा जा सकता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए. इसमें ही उन्होंने इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मींस, इन्होंने हिंदुस्तानियों पर सप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था, एग्जीक्यूट किया था. Well, since the inception of the British East India Company in Indian subcontinent, ये एक attitude तो नहीं था obviously, लेकिन it was a fact that they came with the purpose of trade and commerce. But we see that with the lapse of time, they highly involved in the administrative system of India. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया और 100 साल तक इन्होंने हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किए, सप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज को लागू किया और हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉइट किया. तो ये एक फाइनल क्लाइमेक्स आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ रिस्पॉन्स उभर कर सामने आता है. सो यहां पर कुछ 44 रिबिलियंस हुए थे राइट फ्रॉम 1757 टू 1857, 100 साल के पीरियड में. इस पे देखा जा सकता है दोस्तों कि सभी के सभी प्योरली एंटी ब्रिटिश थे, राइट. और हिंदुस्तानियों का डिसकंटेंटमेंट फाइनली 1857 में अपने पिक पर जा पहुंचता है और एक क्लाइमेक्स देखने को मिलता है दोस्तों. वेल, रिबिलियन के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये स्टार्ट होता है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, बैरकपुर से स्टार्ट होता है. यहाँ पर एक ब्राह्मण सोल्जर होते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे, इनके द्वारा स्टार्ट होता है 29th of March 1857. एंड देन फिर ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, जैसा कि मेरठ है, दिल्ली, कानपुर, राइट. कानपुर में नाना साहेब जो है उनकी लीडरशिप में लीड की गई थी. सेंट्रल इंडिया में देखा जा सकता है क्वीन रानी लक्ष्मी, राइट, झांसी की रानी थी ये, हमने देखा भी होगा टीवी प्रोग्राम्स में. तो ये एक जो है मेन इवेंट्स जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से. इसके बाद मैं पर्टिकुलरली ये जो सवाल आता है उभर कर के, व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट, व्हाई डिड दिस रिवोल्ट बिगिन, राइट. सो इसके रिस्पॉन्स में कुछ जो कॉजेज हैं, उन कॉजेज के ऊपर चर्चा करना जरूरी होगा. तो पहला जो इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, पॉलिटिकल कॉज.
उसके बाद और भी सारे कॉजेज है, लेटर ऑन में डिस्कस करता रहूंगा। पॉलिटिकल कॉज जो पहले आता है दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या, अब ये सवाल पैदा होता है। एक ऐसी पॉलिसी, लॉर्ड डेलहौजी जो उस वक्त उनके शासनकाल में उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया था, जिसके तहत अगर कोई भी हिंदुस्तानी नेटिव रूलर का अगर जाति वारिस नहीं होगा, लीगल हायर नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में ब्रिटिश जो है उसके नेटिव एम्पायर पर, देसी रियासत पर अपना कब्जा जमा सकती है। दिस वॉज द पॉलिसी। ये रीजन है कि रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब और बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल जो इंडियन नेटिव रूलर्स थे, उन्होंने जो है रिबिलियन किया था, राइट। वेल, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इसके पीछे एक और मामला था आफ्टर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। डिसकर्टेसी ऑफ द मुगल इंपेयर। अब ये ऐलान कर दिया गया कि भाई मुगल इंपेयर दे आर नो लॉन्गर अथॉरिटेटिव इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये एक फैक्टर बनता है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। इसके बाद है दोस्तों सोशियो रिलीजियस कॉज। सोशियो रिलीजियस कॉज में इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस कस्टम्स। सती का मामला आप जानते हैं, 1829 में इसको इलीगल कर दिया गया था। विडो रिमैरिज 1856 में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी टोटली अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस था। बिसाइड्स एक फियर भी था ऑफ मास कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। लोग, जाहिर सी बात है कि ये जिस पर्पस से आए थे, इसके साथ साथ इनका एक और पर्पस था, वो ये था कि क्रिश्चियनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना। दिस वाज अ फैक्ट। वेल, इसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक बड़ा शेप लेता है दोस्तों, एंड कास्ट सिस्टम को ये लोग और भी ज्यादा हवा देने लगते हैं। स्पार्क चिंगारी और ज्यादा भड़कती है, राइट, और मामला और भी ज्यादा इंटेंस होता है। आगे चलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ, इकोनॉमिक कॉस्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। रुइनेशन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अब हिंदुस्तानियों के हाथ से ये जो एक मामला था, जो हाथ से प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जाते थे, राइट, तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया था ब्रिटिश के आने से। नए नए मशीन्स लेकर आए थे और टेक्निक्स लेकर आए थे, वगैरह वगैरह। नंबर 2, रॉ मटेरियल्स जो था और साथ ही साथ इंडियन गुड्स, ये अपने कंट्री में और दुनिया के अलग अलग कोने में सप्लाई करने लगे थे। तो ये इकोनॉमिकली हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा था, इम्पोवरिशमेंट और ज्यादा बढ़ा रहा था, राइट। बिसाइड्स इनकी जो पॉलिसीज थी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, हाईली टैक्सेशन इंपोज किया था, तो एज अ रिजल्ट ये कहीं ना कहीं एक और डिसकॉन्टेंटमेंट को क्रिएट कर रहा है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मिलिट्री कॉज के बारे में। मिलिट्री कॉज में लो सैलरी एंड पुअर पर्सपेक्टिव से देखा जाता था दोस्तों हिंदुस्तानियों को, खास करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला यहां पर उभर कर सामने आता है। आज सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है दोस्तों, तो यहां पर भी एक सोशल डिस्टेंस था बिटवीन द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स में, राइट। इनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। कोई आगे कोई मामला अगर आता है तो उसमें हमेशा हिंदुस्तानियों को आगे रखा जाता था, ताकि मरे कटे भाई हिंदुस्तानी पहले, राइट। तो ये अपने आप को हमेशा सुपीरियर और हिंदुस्तानियों को इंफीरियर बताया करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राइट। वेल, इमीडिएट कॉज के बारे में बात करेंगे। ये ही ब्रेकआउट करता है आखिरकार रिवोल्ट ऑफ 1857 को। मामला आता है दोस्तों र्यूमर का। कैसा र्यूमर? ये बताया जाता है और ये र्यूमर फैलाई जाती है कि जो इनफिल्ड राइफल है, जो नए बंदूकें है, उसमें जो कैट्रिजेस होती है, ग्रीस्ड जो होता है, उसके ऊपर का जो कवर होता है, वो उसके अंदर में जो चर्बी से बनाई गई है, चर्बी यानी फैट ऑफ बोथ काउज एंड पिग्स, यानी गाय एंड पिग यानी सुअर, दोनों के चर्बी से मिलाकर बनाई गई थी, जो जिसको दांतों से निकालना पड़ता था उस वक्त। तो ये एक होली मैटर कहीं ना कहीं होता है दोस्तों, कहीं ना आप सब जानते हैं इस मामले को लेकर। तो ये एक बवाल छिड़ जाता है एंड अल्टीमेटली मंगल पांडे एक पहली पर्सनालिटी होते हैं जो उभर कर सामने आते हैं और ही स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, राइट। तो यहां से ब्रेकआउट होता है मामला। अब बात करेंगे दोस्तों इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो नेचर में कुछ लोग मानते हैं दोस्तों, जैसा कि वीडी सावरकर एंड जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। कुछ स्कॉलर्स जैसे आरसी मजुमदार, ही सेड दैट इट वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उनका अपना रिमार्क है, हिस्टोरियंस में इस बारे में बहस है, एक डिबेट है। एक स्कॉलर है दोस्तों, कुछ स्कॉलर्स है जो मानते हैं कि इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी, राइट। अक्षय कुमार दत्ता एंड दादा भाई न्यूरोजी एंड मेनी इंटेलेक्चुअल्स आर देयर जो ये रिमार्क करते हैं कि इट वाज
अ सिपाही म्यूटिनी। कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज नॉट अ सिपाही म्यूटिनी बट नॉट इवन अ नेशनल रिवोल्ट। तो कहीं ना कहीं नेशनल वॉर नहीं था, ना ही सिपाही म्यूटिनी, इसके बीच का कुछ मामला है वगैरह वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूडल रिवोल्ट था, एज जैसा कि प्रीवियसली जितने भी रिवोल्ट्स होते हुए आए थे। बट दिस वाज स्पेशली an important rebellion, trust me, for the first time, irrespective of traditional differences and conflicts, etc., etc. Both Hindus and Muslims, they came in the same platform, and एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पहली बार देखा गया था इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में, एंड डिसाइसिवली इंडियंस एंड ब्रिटिश के साथ एक क्लैश हुआ था। एंड पर्टिकुलरली इंपैक्ट अगर देखेंगे दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल थी इसको खत्म कर देता है, एंड ब्रिटिश क्राउन अब ऐलान करती है, अनाउंस करती है कि वो डायरेक्ट हिंदुस्तान पर अपना रूल करेंगी, राइट। और उसके बाद ब्रिटिश में इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हिंदुस्तानियों को लेकर। सो यहाँ वीडियो में खत्म करता हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।